नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। 26 फरवरी 2023 को जो अभ्यर्थियों का पेपर हुआ है, आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और कई विद्यार्थियों ने बताया कि सर बहुत ही अच्छा हमारा पेपर हुआ है। 40 प्लस तक जो हमारे कोर्स के विद्यार्थी थे उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। बहुत ही मेहनत आपने करी, उसके लिए आपका जो मेहनत है वो बहुत ही सराहनीय है। अब आपका जो है लिखित परीक्षा हो चुकी है। अब हम बात करेंगे आगे आपके साक्षात्कार के बारे में। अभी आपको साक्षात्कार की जो तिथि अभी नहीं बताई गई होगी और जल्दी ही आपको साक्षात्कार की तिथि बताई जाएगी। हो सकता है कि मार्च के अंदर ही आपका साक्षात्कार लिया जाए। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे उनके 30 प्लस हुए हैं या 30 से थोड़े से कम भी हैं, अगर किसी के 28 भी हैं, 27, 28 या 29 तक भी अगर प्रश्न आप ठीक करके आए हैं तो हो सकता है कि साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाए। इसलिए साक्षात्कार की तैयारी सभी लोग करें। ऐसा न सोचें कि हमारे प्रश्न कम हुए हैं तो हम साक्षात्कार की तैयारी ना करें, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको अपनी साक्षात्कार की तैयारी कंप्लीट रखनी है। इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष आपके काम आएगी ही। तो आइए आज से हम बात करेंगे साक्षात्कार के बारे में। यह विशेष आज का वीडियो आपके लिए साक्षात्कार का है। आज हम आपको जानेंगे कि साक्षात्कार होता क्या है, आप साक्षात्कार में जाएंगे तो किस तरीके से आपको जाना है, क्या क्या आपकी ड्रेस होनी चाहिए, किस तरीके से आपका वक्तव्य, बात करने का आपका तरीका होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको आना चाहिए साक्षात्कार के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि साक्षात्कार होता क्या है। तो आज हमारा जो विषय है वह है साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम समझें कि साक्षात्कार होता क्या है। ठीक है, साक्षात्कार क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि साक्षात्कार क्या होता है, कि साक्षात्कार में क्या हमें पूछा जाता है, किसे साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू किसे कहते हैं। सबसे पहले आप 2 मिनट में ये समझ लें। देखिए, मान लीजिए आपने जो है लिखित परीक्षा दे ली है और लिखित परीक्षा में आपने बहुत ही अच्छा स्कोर कर लिया तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू में मान लीजिए आपका जो पहले आपका लिखित परीक्षा हो चुकी है, तो लिखित परीक्षा के उत्तरों को या आपके जितने भी प्रश्न उसमें ठीक हुए थे, जो इंटरव्यू लेने वाले वहां पर बैठे होते हैं उन सभी को पता रहता है कि इस विद्यार्थी के इतने नंबर लिखित परीक्षा में आए हुए हैं। अर्थात उन्हें पता है कि आप इतने नंबर लाए हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, कहीं न कहीं से आपने तैयारी करी होगी, इसीलिए आपने इतना स्कोर कर लिया, नहीं तो आप इतने स्कोर नहीं कर पाते। तो उनको जानकारी है कि आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपको सारी चीजों की समझदारी है और आप विद्वान हैं। अब इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू किस लिए लिया जाता है। इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आपकी जो एक्टिवता है कि आप कितने एक्टिव हैं, कोई भी चीज को समझने में आप कितना समय लेते हैं। मान लीजिए क्या कुछ बोला गया, उसको समझने में आप कितना समय ले रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया या उसका जवाब देने में आप कितना समय ले रहे हैं, ये चीजें आपकी साक्षात्कार में चेक की जाती हैं। मान लीजिए कि कोई प्रश्न उन्होंने आपको पूछा और वह प्रश्न आपको आता नहीं है, तो आपको वहां पर चुप नहीं रहना है। ये इंटरव्यू का सबसे पहला नियम आप जान लीजिए कि इंटरव्यू में आप गए हैं, साक्षात्कार में आप गए हैं, उन्होंने आपको कुछ भी पूछ लिया और आपको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, थोड़ा बहुत ही अगर आपने सुना है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहिए, उसके चारों तरफ की बातें बोलते रहिए, कुछ इधर उधर का उसमें मिला करके बोलते रहिए, लेकिन आप बोलिए जरूर। आपको वहां पर चुप नहीं रहना है। अगर आप चुप हो गए तो वह जान जाएंगे कि इनकी जो क्षमता है समझने की, सोचने की, वह कम है और वह यही चेक कर रहे हैं कि आपकी क्षमता कितनी है, आप जो है कितनी जल्दी हमें जवाब देना चाह रहे हैं। आपकी बुद्धि की क्षमता को चेक किया जाता है। साइकोलॉजी के साथ भी आपके वहां प्रश्न होंगे। वहां पर 5 लोग विराजमान होते हैं, जिसमें ब्राह्मण भी रहते हैं, कर्नल भी शामिल होते हैं, साइकोलॉजी वाले भी रहते हैं। तो आपका हर प्रकार से वहां पर परीक्षण लिया जाएगा, एकदम धैर्य के साथ में, विनम्रता के साथ में, एकदम नॉर्मल होकर के आपको अपना साक्षात्कार देना है। तो इंटरव्यू में हमारी एक्टिवता और हम कितनी जल्दी प्रश्नों को रिकॉल करके उनका जवाब देने की क्षमता रखते हैं, ये हमारा इंटरव्यू के अंदर चेक किया जाता है। तो सबसे विशेष बात यह है कि इंटरव्यू किसे कहते हैं। इंटरव्यू वह होता है जिसमें हमारी क्षमता को चेक किया जाए कि हमारी जो है किसी चीज को समझने सोचने की क्षमता क्या है, उसी को इंटरव्यू कहा जाता है। चाहे हम गलत बोल रहे हैं, इस बात से कोई संबंध नहीं रखता है कि अगर हम गलत भी बोल रहे हैं तो हम कितने
कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं, हमारे अंदर कितना अनुभव के साथ में हम उस चीज को पेश कर रहे हैं, यह चीजें वहां पर चेक की जाती हैं। तो आप अपना अनुभव और कॉन्फिडेंस हर चीज में बनाए रखें और अच्छे से वहां पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दूसरी बात कि वहां पर जो साक्षात्कार आपका लिया जाता है, तो साक्षात्कार में अब आपकी जो भी डेट आएगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपकी साक्षात्कार की जो भी तारीख आती है, उस तारीख पर आपको कोशिश करें कि उस तारीख से एक दिन पहले ही आप अपने जहां स्थान पर आपको जाना है, जहां भी आपके एआरओ में आपका इंटरव्यू या साक्षात्कार रहेगा, आप वहां पर एक दिन पहले पहुंचे। क्योंकि कभी भी देखिए साक्षात्कार में हमें लेट नहीं जाना चाहिए। साक्षात्कार में जो भी समय दिया जाए उससे आधे एक घंटे पहले ही आप वहां पर उपस्थित हो जाएं। तो ये जो है विशेष होना चाहिए, टाइम का आप पंक्चुअल रहेंगे, समय की आप कदर करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा, ये आपने सुना ही होगा। तो इसलिए समय की कदर करते हुए आप एक घंटे या आधे घंटे पहले ही वहां पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको समझने का पहले आप प्रयास करें कि बेसिक सी चीजें कि सबसे पहले हमें समय से पूर्व वहां पर पहुंचने का प्रयास करना है। जहां भी आपका साक्षात्कार हो एक दिन पहले पहुंचे और जहां आपका साक्षात्कार होना है उस स्थान पर उसी दिन आधे एक घंटे पहले पहुंचने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप जब वहां पर साक्षात्कार देने के लिए जाएंगे तो आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, जो आप ड्रेस पहन करके जाएंगे वह आपकी कैसी होनी चाहिए, यह विशेष जो है बात है आपका साक्षात्कार के लिए कि आपका पहनावा कैसा होना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज के लिए सबसे पहले आपका पहनावा ही देखा जाता है। देखिए कहते हैं कि हम फेस रीडर को भी आपने सुना होगा कि जो शकल को रीड कर लेते हैं, शकल को पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की शकल पढ़ने से पहले भी हम उनके वस्त्रों को देखते हैं कि वह व्यक्ति कैसा आवरण पहना हुआ है, उसने क्या पहना है। ठीक है ना। तो आप कहीं भी जाएंगे देखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी ड्रेस निर्धारित है। जैसे कि मान लीजिए पुलिस वाला और बिना ड्रेस के जाता है कहीं पर तो उसकी कोई पहचान नहीं है। ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो है अलग अलग ड्रेस निर्धारित की गई है। तो आप अपने जिस कार्य के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपका वस्त्र परिधान वैसा ही अगर होता है तो ये सबसे पहला आपका इंप्रेशन उनके ऊपर होगा कि बहुत अच्छा आपने जो वस्त्र परिधान पहना, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि यह व्यक्ति जो है अपने कार्य के प्रति सीरियस है और इस व्यक्ति जो है परिधान के द्वारा ही हमारा आधा व्यक्तित्व व्यक्ति पहचान लेता है कि जैसा हम परिधान पहनते हैं उसके परिधान के द्वारा ही हमारे व्यक्तित्व को पता लगता है। क्योंकि देखिए किसी के घर अगर हम जाएं तो उसके परिधान को देख करके, घर के अंदर लगी हुई तस्वीरों को देख करके हम उनके व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं कि कैसी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो मान लीजिए भगवान की तस्वीरें हैं तो व्यक्ति धार्मिक होगा, मान लीजिए किसी एक्टर की तस्वीर लगी है तो व्यक्ति जो है धार्मिक कम होगा और अन्य चीजों में उसका दिमाग ज्यादा लग रहा होगा। ऐसा हम वहां से व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो परिधान है वह परिधान हमारा अच्छा होना चाहिए। परिधान में आप क्या पहनेंगे, मान लीजिए आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। अगर पहन करके आपको पैंट शर्ट जाना है तो सबसे पहली बात पैंट शर्ट के लिए आपको सादा एकदम, जिसे फॉर्मल कहते हैं, आपका फॉर्मल पैंट होना चाहिए और फॉर्मल ही शर्ट होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा गहरे रंग के आपके कपड़े नहीं होने चाहिए, बहुत ही सादा सिंपल लाइट कलर के आप कपड़े पहन करके जाएं और सादा शर्ट पहने और एक ही कलर की शर्ट हो, प्लेन शर्ट हो, उसमें कोई फूल पत्ती अन्य आदि कढ़ाइयां ऐसी चीजें आपकी शर्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। एकदम सादा प्लेन शर्ट आप पहन करके जाएं और हल्के कलर की, बहुत ज्यादा गहरा कलर नहीं होना चाहिए। पैंट भी आपका हल्के कलर का हो तो बहुत चलेगा। तो दोनों चीजें, अगर पैंट शर्ट आप पहनना चाहते हैं, नहीं तो आप कुर्ता पजामा पहन के जाएं। ये सबसे बेहतरीन आपकी जो है ड्रेस होगी आपकी साक्षात्कार के लिए। अगर आप सफेद कुर्ता पजामा पहन करके जाते हैं, बिल्कुल सफेद, कोई भी उसमें कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई बुनाई नहीं, कोई फूल पत्ती नहीं, प्लेन बिल्कुल सफेद कुर्ता पजामा और बिना लेस के जो है आपके शूज होने चाहिए ब्लैक कलर के। तो ये चीजें आप कुर्ता पजामा के साथ में आप अपने ब्लैक कलर के शूज हो बिना लेस वाले, और अगर आप पैंट और शर्ट पहन करके जा रहे हैं तो उनके साथ में आपके स्पोर्ट शूज भी जो सादा हो, ज्यादा रंग बिरंगे ना हो, तो वह पहन करके आप जा सकते हैं। जितना आप साधारण देखेंगे, सादा जीवन उच्च विचार, आपने सुना होगा। तो जितना आप साधारण, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं ना, आप वहां पर जा रहे हैं धर्म गुरु बनने के लिए, हैं धर्म की बातें बताने के लिए, एक पंडित का कार्य करने के लिए।
तो जैसा पंडित का परिधान होता है वैसे ही वस्त्र आप वहां पर पहन करके जाएं, तो आपका ये पहला इंप्रेशन उनके ऊपर होगा कि आपका वस्त्र परिधान कैसा है। ठीक है ना। तो आपको जो है या तो पैंट शर्ट पहने तो हल्के कलर के होने चाहिए और प्लेन होने चाहिए, नहीं तो आप कुर्ता पजामा पहने, वो सबसे अच्छा है। बिल्कुल 100% उसमें कोई भी सोचनीय बात नहीं है। तो आपको कुर्ता पजामा, ब्लैक कलर के शूज बिना लेस के आप पहन करके जा सकते हैं। और आपके स्वच्छ साफ सुंदर कपड़े होने चाहिए, अच्छे बढ़िया साफ प्रेस करके, अच्छे कुर्ता पजामा को धुल करके अच्छा प्रेस करके आपको पहन करके जाना है। थोड़ा सा लगना चाहिए कि एकदम साफ स्वच्छ, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं सबसे पहले उस कार्य में शुद्धता ही होती है। देखिए, यजमान नहाने धोने के बाद भी अगर आकर के पूजन सामग्री रखी होती है तो ब्राह्मण फिर भी पवित्रीकरण, ओम अपवित्र पवित्र वा, पवित्रीकरण कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हर चीज में वहां पर शुद्धिकरण चाहिए। तो आप जो है जितनी शुद्धता, स्वच्छता और सफाई के साथ जाएंगे और साधारण कपड़े पहन करके जाएंगे तो आपका वहां पर प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो ये हमारे ड्रेस से संबंधित हमारा प्रश्न हो गया कि साक्षात्कार क्या होता है, यह आपने समझ लिया। और आपकी ड्रेस परिधान कैसा होना चाहिए, आप वहां पर कितने समय पहुंचेंगे, ये चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए। आइए बात करते हैं हम अब आगे के बारे में कि जब आप साक्षात्कार में जाएंगे साक्षात्कार में मान लीजिए आपको बुलाया गया, तो गेट के अंदर जब से आप प्रवेश करेंगे तो आप पूछेंगे कि श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूं क्या? तो ऐसे आपको बोलना है, ये नहीं बोलना है कि मे आई कम इन सर, ये आप वहां पर नहीं बोलेंगे। अंग्रेजी का वहां पर कोई मतलब नहीं है। आपको श्रीमान जी मैं क्या अंदर आ सकता हूं, इतना नॉर्मल आपको वहां पर विनम्रता के साथ में पूछना है। वो आपको कहेंगे कि आइए, और आपको आने के लिए कहते हैं। आप जाएंगे, वहां पर सब लोग विराजमान होंगे, कम से कम 5 लोग आपके सामने बैठे होंगे टेबल पर, टेबल के सामने कुर्सी होंगी, उस साइड 5 लोग विराजमान होंगे, इस साइड एक चेयर होगी जिस पर आपको बैठने के लिए ऑफर किया जाएगा कि आप बैठिए। तो आप जो है वहां पर सावधानी के साथ में और सीधा स्ट्रेट बैठेंगे, ऐसे झुक करके आपको नहीं बैठना है। तो आप जब कुर्सी पर बैठे तो ऐसे स्ट्रेट बैठे, ऐसा भी ना लगे कि आप अहंकार अभिमान में बैठे, ऐसा भी ना लगे, और ऐसा भी ना लगे कि आप बहुत ही आलसी हैं, लूजर टाइप के हैं, ऐसा भी उनको नहीं लगना चाहिए। तो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल होकर के स्ट्रेट, जैसे कि एक जवान बैठता है, एक सैनिक बैठता है, उस तरीके से आपको जो है बैठ जाना है अपनी चेयर पर। उसके बाद में जो आपसे प्रश्न करेंगे तो पहले तो उनको देख करके आपको घबराना नहीं है। देखिए, इंटरव्यू में जब आप जाएं तो सबसे पहले अपना धैर्य धारण करें, एकदम धैर्य धारण करें, और अपने दिमाग को कम से कम आप 1-2 दिन पहले शून्य कर लें। बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है कि मुझे ये पूछा जाएगा, या ये पूछेंगे तो मैं ये उत्तर दूंगा, ये पूछेंगे तो ये उत्तर दूंगा। जितनी भी हम साक्षात्कार की वीडियो आपको करा रहे हैं वह तैयारी कर लें, उसमें क्या क्या हम बताएंगे उसको आप अच्छे से तैयार करके उसके बाद में बिल्कुल बंद करके रख दीजिए सब कुछ, और नॉर्मल हो जाइए। बिल्कुल ध्यान करिए, उससे ज्यादा आप कुछ मत करिए। ज्यादा आप दिमाग चलाएंगे तो प्रश्न दिमाग में घूमते घूमते सब जो है मिक्सअप हो जाएगा, और मिक्सअप होकर के वहां वो आपको पूछेंगे कुछ और आप वहां पर बता रहे होंगे कुछ। तो हड़बड़ी में हमारे मुख से उल्टा सीधा कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, जो कि हमारा साक्षात्कार के लिए बहुत ही बैड इंप्रेशन, बहुत ही गलत जो है चला जाएगा। इसलिए आपको जो है धैर्य धारण करके एकदम सामान्य होकर के, ऐसा कुछ नहीं है कि वह, ऐसा नहीं है कि वह भी आपके सामने जो बैठे हैं वह भी इंसान है, वह भी व्यक्ति है, बस ये है कि उनका एक पद ऊंचा है, आप जो है अभी उस पद के लिए जा रहे हैं। तो आपको एकदम सामान्य नॉर्मल होकर के जो भी आपसे वह पूछेंगे, पूछते हुए ही, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहा है सिर्फ नॉर्मल होकर के कि आपका नाम क्या है, हम उतने में घबरा गए, अरे मेरा इंटरव्यू चल रहा है, नाम पूछ लिया, उतने में घबरा गए कि मेरा नाम ये है, और मतलब उल्टा सीधा, मतलब जैसा हमें समुचित जवाब देना चाहिए था वह हम वहां पर नहीं दे पाते हैं। और समुचित जवाब अगर हम दें तो नॉर्मल देते हैं। तो मान लीजिए हमारा जैसे कि कोई दोस्त मित्र कॉलेज में या स्कूल में, विद्यालय में हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो हम सहज ही बता देते हैं ना कि मेरा नाम विपिन गर्गाचार्य, मेरा नाम संजय है, मेरा नाम अमित है, तो नॉर्मल हम बताते हैं। तो आपको भी वहां पर वैसे ही नॉर्मल एकदम बिहेव करना है, जबकि आप नाम पूछा, आपने नॉर्मल नाम बता दिया, होठ आपके फटफड़ाने नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल रहेंगे तो ही ये क्रियाएं आपके साथ नहीं होंगी। हाथ आपके कांपने नहीं चाहिए। मान लीजिए आप बैठे हैं और आपके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, या आपके होठ फटफड़ा रहे हैं बोलने में, तो वह समझ जाते हैं कि इसके अंदर जो है क्षमताएं कम है या घबरा रहा है। तो घबराए हुए व्यक्ति के लिए बताइए आर्मी में कहीं जगह होगी? नहीं हो सकती है। तो आप जो है एकदम पहले विनम्र हो जाइए, नॉर्मल एकदम, कि कुछ भी मुझसे पूछा जाएगा। और ये घबराहट आपकी कैसे निकलेगी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये घबराहट आपको अपनी निकालनी है।
तो जो भी मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजें आप अपना अच्छे से याद कर लें और शीशे के सामने बोलने का प्रयास करें। अपने घर में, आपके घर में शीशा होगा, एक बड़े शीशे के सामने खड़े हो जाएं और खड़े होकर के अपने चेहरे को अपनी आंखों में आंखें डाल करके बोलना सीखें कि मेरा नाम ये है। और मान लीजिए कोई श्लोक ही पूछ लिया, मान लीजिए श्लोक सुनाइए कि मोली बंधन सुनाइए, आपने शुरू कर दिया, ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्र महावला, कुछ भी पूछ ले, पवित्रीकरण सुनाइए, स्वस्ति वाचन सुनाइए, कलश स्थापना, ओम कलश ध्यान सुना दीजिए, ओम कलश मुखे विष्णु। तो ये आपने जो है प्रारंभ कर दिया। ये आप अपने से ही प्रश्न करिए और अपने को ही उत्तर दीजिए शीशे में देख करके। तो जब आप शीशे में देख करके बोलेंगे तो आपके अंदर की जो झिझक है ना वह निकल जाएगी। बोलना सीखिए और लिखना सीखिए। जो भी चीजें हमें वहां पर बोलनी है उन्हें हम जितना अधिक ज्यादा लिखेंगे पेपर पर उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही विशेष हैं। सबसे पहला आपको घबराना नहीं है। आप रूम के अंदर जाएं, उन व्यक्तियों को देख करके आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। लगता है, हमें भी पता है कि घबराहट होती है, लेकिन आपको वहां धैर्य धारण करके नॉर्मल होकर के कि मुझे फतेह हासिल करनी ही है, तो नॉर्मल होकर के, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो डर के आगे ही जीत होती है, और डर गए तो वहीं से आप जो है, डर का, हार का दूसरा नाम ही डर होता है, ठीक है ना। तो डर का दूसरा नाम हार है, तो डरेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए डर के आगे जीत है, सुना होगा। तो आपको जो है वहां पर धैर्य धारण करके विनम्रता के साथ में, वहां आपसे कोई ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले हैं कि कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा या कुछ ऐसा कर दिया जाएगा। नॉर्मल आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, जितने आपको आते होंगे आपको उनको जो है अपना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में उनका जवाब देना है। नॉर्मल होकर के एकदम धैर्य धारण करके आप उनका उत्तर अच्छे से अगर दे देते हैं, चाहे आपको मान लीजिए 15 प्रश्न पूछे गए और उन 15 में से अगर आपने 8 ही सही जवाब दिए हैं, 7 आपकी गलत हैं, और 8 जवाब जो है अगर आपने बहुत ही अच्छे से दिए हैं, बहुत अच्छे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में दिए हैं, तो आपका साक्षात्कार क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यह सबसे जरूरी बात है कि आपको उत्तर देना कैसे है। उत्तर आपको एकदम दृढ़ता के साथ में देना है, चाहे आप उत्तर गलत ही क्यों ना दे रहे हो। देखिए उस समय कुछ भी हो सकता है, मैं आपको गलत चीजें सिखाना नहीं चाह रहा, आप ये ना सोचे कि मैं आपको गलत सिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको वह चीजें बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए उन्होंने कोई श्लोक पूछ लिया, गीता का श्लोक ये सुनाइए, आपको गीता का वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, तो आप कोई दूसरा श्लोक सुनाना शुरू कर दीजिए, दूसरा श्लोक एकदम शुरू कर दीजिए। आप वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, आगे का प्रश्न तुरंत पूछ लेंगे, ठीक है ना। ये मेरा अनुभव है। मान लीजिए कि उन्होंने आपको गीता का, बोलिए गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक सुनाई, आपको नहीं याद आ रहा, आपको दूसरे अध्याय का याद है, आपने दूसरे का सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है चलिए अगला प्रश्न, तुरंत वह आपसे अगला प्रश्न कर देंगे। वह कभी ये नहीं कहते कि आपने दूसरे अध्याय का क्यों सुना दिया, कि ये तो गलत श्लोक है, ये आपको नहीं सुनाना चाहिए था। ये चीजें वहां पर कभी नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है वहां चुप नहीं रहना है। अगर आपको पहले का नहीं याद है तो दूसरे का सुनाना शुरू कर दीजिए, निश्चित आपका साक्षात्कार में पास होंगे। बस आपको वह कुछ भी पूछे, आपको चुप नहीं होना है, आपको सुना ही देना है, चाहे कुछ भी आपको आता हो। मान के चलिए कि आपको उन्होंने पूछ लिया कि जो है लिंगाष्टकम सुनाइए, और आपने सोचा लिंगाष्टकम मुझे याद नहीं है लेकिन सुना है। अब आपको पहली पंक्ति याद है मान लीजिए, ठीक है, ब्रह्म मुरारी सुराज लिंगम वाला थोड़ा सा आपको याद है, और आपने शुरू ही किया। शुरू करते ही 2 सेकंड बाद ही वह आपके सामने दूसरा प्रश्न रख देते हैं। ये होता है साक्षात्कार। व्यक्ति देखता है कि इसको याद है कि नहीं है। मान लीजिए उन्होंने आपसे कहा कि कलश स्थापना का मंत्र सुनाइए या कलश का ध्यान सुनाइए, आपने सुनाना शुरू कर दिया, ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे, उन्होंने कहा दूसरा, अब उन्होंने तुरंत रख दिया श्री सूक्त सुनाइए। कलश का ध्यान पूरा नहीं हुआ, आपने सिर्फ सुनाना शुरू किया, एक श्लोक एक मंत्र भी आप नहीं सुना पाए, लेकिन उन्होंने दूसरा आपके सामने प्रश्न रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि वह जान गए ना कि इसको आता है। लेकिन वह तो आप जानते हैं कि आपको तो सिर्फ एक ही श्लोक याद था पहले का, बाद के तो याद ही नहीं थे, लेकिन आपने सुनाया, उसको उनको लगता है कि इसको पूरा याद है। और इतना वहां पर समय नहीं होता है कि आपका 2 घंटे साक्षात्कार चले, ठीक है ना। तो आपको वह श्लोक पूछेंगे, श्लोक प्रारंभ करते ही वह दूसरा प्रश्न आपके सामने रख देते हैं, और जैसे ही वह दूसरा प्रश्न आपके सामने रखें, तुरंत आप उसे छोड़ करके उस प्रश्न को रिकॉल करिए और उसका जो है उत्तर देना प्रारंभ कर दीजिए। यही साक्षात्कार की असली समझदारी होती है, ठीक है। और जब तक, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें कि जब तक वह आपसे ये दूसरा प्रश्न ना करे या वह आपसे रुकने को ना कहे, तब तक आपको रुकना भी नहीं है, तब तक आपको बोलते ही रहना है, चाहे कुछ और भी बोलिए, ठीक है ना। तो आपको जब तक आपसे वो ना कहें कि चुप हो जाइए,
या आप ठीक है कोई बात नहीं है दूसरा प्रश्न करिए, तो तब तक आपको रुकना नहीं है, तब तक वो चीज बोलती रहनी है। अगर वह कंप्लीट हो जाती है तो आपको रुकना है, तब तक कंप्लीट नहीं होती है और वह रोकते नहीं है या आपसे दूसरा प्रश्न करते नहीं है, तब तक आपको बोलते रहना है। वैसे जहां तक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वह पूरा कलश का ध्यान सुने जाएंगे, श्री सूक्त आपसे पूरा सुनेंगे या पूरी रुद्राष्टध्यायी सुनने लग जाए, ऐसा रुद्राष्टध्यायी ये कभी भी नहीं हुआ है, ना किसी से सुना गया है। बस आपसे 5 श्लोक सुनाने के लिए कहा जाएगा, पहला श्लोक सुना दीजिए, या मान लीजिए कह ही दिया उन्होंने रुद्राष्टकम सुनाइए, आपने शुरू कर दिया है ना, तो पहले श्लोक को या पहले मंत्र को बोलते हुए आपको दूसरा प्रश्न आपके सामने डाल देंगे। तो ये चीजें आपको विशेष एकदम साक्षात्कार में ध्यान रखनी है, इनसे जो है डरना नहीं है, बहुत ही धैर्य धारण करके धैर्यता के साथ में नॉर्मल होकर के आपको ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोर्ड पर इनको नोट नहीं कर रहा हूं, ये चीजें नोट करने की नहीं है, ये आपको समझाने की है, तो आप इनको रिकॉल कर लें। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर भी सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके आप जो इसको नोट कर लीजिएगा जिससे आपको समझ आ जाए, नहीं तो ये चीजें तो आपको समझने की हैं, आप इनको अच्छे से समझ लें। अच्छा, अब आगे की बात करेंगे कि मान लीजिए आपको जो है साक्षात्कार के अंदर कोई कभी कभी वह ऐसी चीज भी पूछ लेते हैं कि जिससे आपको क्रोध आए, ठीक है ना, कभी कभी ऐसी चीजें भी आपके सामने रख दी जाती हैं कि जिससे आपको क्रोध आ जाएगा कि अरे ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आप, तो आपको वहां पर क्रोध नहीं करना है, आपको वहां विनम्र होकर के सिर्फ अपना पक्ष रखना है, आपको जो है नॉर्मल वहां होकर के वहां से निकल जाना है। वह आपका चेक करते हैं कि यह व्यक्ति क्रोध में आता है कि नहीं आता है, वहीं पर आपका पूरा साक्षात्कार गड़बड़ हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ कहा और आप वहां पर क्रोध कर दिए या ऊंचे स्वर में आप बोलने लगे या कुछ उल्टा सीधा आपने बोल दिया, तो वहीं आपका साक्षात्कार बिगड़ जाएगा। वह आपसे जानबूझकर बोल रहे थे क्योंकि वह किसी परिस्थिति में डाल करके आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। देखिए साक्षात्कार में क्या होता है कि वह आपको किसी परिस्थिति में डाल देंगे, अब उसमें से आपकी प्रतिक्रिया देखेंगे कि अब आपकी प्रतिक्रिया वहां पर क्या होगी, कि आप वहां पर क्या करना चाहेंगे। ये प्रतिक्रिया आपके सामने, आप वहां जैसी प्रतिक्रिया करेंगे वही आपके अंक वहां पर निर्धारित होंगे कि आप कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो वहां पर आपको अपनी प्रतिक्रिया ऐसी दर्शानी है, एकदम नॉर्मल होकर के, बिल्कुल आप विनम्र होकर के उसका आराम से और सरलता के साथ में आपको जवाब वहां पर देना है। कई प्रश्न साइकोलॉजी के आपके सामने रखे जाएंगे, कई प्रश्न अन्य धर्मों के आपके सामने रखे जाएंगे, तो आपको किसी भी अपने धर्म के प्रति या ना अन्य किसी धर्म के प्रति कोई भी कट्टरता आपको वहां पर नहीं वर्णित करनी है। हाँ, मैं मान रहा हूं कि आप मान लीजिए बिल्कुल हिंदू हैं और हिंदूवादी हैं और दृढ़ संकल्प से आप हिंदू बिल्कुल बन चुके हैं कि हम तो हिंदू ही हैं और अन्य धर्म का हम कोई सम्मान नहीं करेंगे, बिल्कुल आप हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, ये चीजें बिल्कुल हैं। लेकिन आप एक नौकरी के लिए जा रहे हैं जहां पर के हर धर्म के जो है धर्मगुरु बनने जाते हैं, तो वहां पर देखिए आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलनी है जो किसी भी धर्म के विरुद्ध हो जाए, ठीक है, कोई भी धर्म के विरुद्ध कोई भी चीज आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है, चाहे वो कुछ भी बोले। लेकिन आपको जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि कहीं पर बलि प्रथा चलती है, कहीं पर पशुओं को काटा जाता है, तो आप उसे कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि श्रीमान जी देखिए मेरा धर्म ऐसा नहीं कहता है, ना ही हमारे धर्म में या हमारे यहाँ पर ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि हमारी प्रथा में या हमारे जहां भी हम रहते हैं वहां पर ऐसा कोई प्रचलन नहीं है, कोई लौकिक रीति नहीं है कि जहां पर हम पशुओं का बलि दें। लेकिन अगर कहीं पर होती भी है तो हमें उनसे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैं उनकी उस बलि प्रथा को रोक करके जन समाज के जो मान लीजिए कोई समुदाय उससे जुड़ा हुआ है और वह समुदाय जो है बलि प्रथा देता है और मैं उन्हें बलि प्रथा को रोक करके उनके दिल को ठेस या कष्ट देना नहीं चाहता हूं, तो मैं उन्हें ठेस नहीं दूंगा। उनके यहाँ जैसी प्रथा चल रही है वे वैसा करें और हमारे यहाँ पर जैसी प्रथा हमारे यहाँ पर हमने सीखी है, लौकिक रीतियां सीखी हैं, हमारे यहाँ पर जो भी प्रथाएं होती हैं मैं उन प्रथा के अनुसार ही अपना कार्य करूंगा। तो ऐसे आपको एकदम सरल तरीके से उनको जवाब दे देना है कि मैं किसी को ऐसा नहीं कहूंगा कि आप इस चीज को बंद करिए या इस चीज को आप रोक दीजिए। वह उनकी जहां पर प्रथा उनकी चलती है तो वह अपनी प्रथा के अनुसार ही कार्य करें। हम उनकी प्रथा को रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और मैं रोक करके मैं उनके दिल को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता, कष्ट नहीं। मान लीजिए किसी समुदाय में
बलि दी जाती है, आपने बलि रुकवा दी। अब उन जितने भी समुदाय था, मान लीजिए पूरा गांव था, 1000 की आबादी, 1000 की आबादी को कष्ट हो गया, करे हमारी बलि प्रथा इस वर्ष नहीं हुई, अब क्या होगा, तो 1000 व्यक्तियों को कष्ट में क्यों दूं? तो 1000 व्यक्तियों के दिल को दुखाना है तो बहुत बड़ा अधर्म माना जाता है, और मैं तो धर्म गुरु बनने के लिए जा रहा हूं, तो मैं अधर्म कैसे कर सकता हूं? तो आपको इस तरीके से अपना पक्ष रखना है कि उनको लगे कि हाँ व्यक्ति जेन्युइन है और अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर सकता है। तो ये चीजें कभी भी किसी भी धर्म के प्रति कोई कट्टरता नहीं। अन्य धर्मों की वीडियो मैंने आपको कोर्स के अंदर कराई है, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, अन्य धर्म में इस्लाम धर्म हो गया, ठीक है ना, तो इन धर्म के बारे में, ईसाई धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, इनके बारे में भी छोटी मोटी जितनी भी जानकारी मैंने आपको कोर्स में करा दी है, उसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। पूछ लिया जाता है कभी कि इस्लाम धर्म के फाउंडर संस्थापक कौन थे, सिख धर्म के कौन थे, सिख धर्म के गुरु कौन थे, तो इनके बारे में आपको पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा जो है इनके बारे में भी जितना मैंने वीडियो में करा दिया है उतना आप तैयार कर लीजिएगा, अलग से कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इंटरव्यू में किसी भी प्रकार की कोई कट्टरता नहीं, किसी भी प्रकार का वो कोई भी बात बोलते हैं तो किसी का कोई विरोध आपको नहीं करना है, किसी भी चीज का कोई आपका विरोध नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजी के प्रश्न आपके सामने मान लीजिए रखे जाएंगे, किसी भी चीज के साइकोलॉजी का मान लीजिए प्रश्न आपके सामने रख दिया गया। एक बार प्रश्न रखा था किसी के सामने कि बताइए एक व्यक्ति जो है 8 दिन लगातार जगे हुए कैसे जीवित रह सकता है? 8 दिन वह व्यक्ति जगा रहा, सोया नहीं, और वह जीवित कैसे रह सकता है? तो आप बताइए कि 8 दिन कोई व्यक्ति जो है जीवित जग करके सोए नहीं, क्या वह जीवित रह सकता है? तो आप उसका उत्तर वहां पर क्या देना चाहेंगे? तो देखिए मैं उत्तर आपको बता दे रहा हूं, जो भी आपके मन में आ रहा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जैसे 8 दिन अब आपसे पूछ रहे हैं, देखिए जो वो आपसे प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न के साइकोलॉजी के जितने भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के अंदर ही उत्तर छिपा होता है। बस हमारी जो रिकॉल करने की, समझने की कैसी क्षमता है, हमारी बुद्धि का आईक्यू लेवल कितना है कि हम उससे समझ लें, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए उन्होंने पूछा कि 8 दिन कोई व्यक्ति सोए नहीं, प्रश्न को समझें, 8 दिन कोई व्यक्ति सोए नहीं तो वह जीवित कैसे रह सकता है? आप कहेंगे श्रीमान जी बिल्कुल जीवित रह सकता है, क्योंकि 8 दिन तो नहीं सोएगा, रात्रि में तो सोएगा ही, तो व्यक्ति रात्रि में सो लेगा, दिन में नहीं सोएगा, तो वह जीवित रहेगा। तो सीधा सा बहुत ही सरल इन चीजों का आंसर होता है जो साइकोलॉजी के प्रश्न होते हैं। बस आपको उनको अच्छे से समझना है कि वह क्या हमसे पूछ रहे हैं और हमें क्या उत्तर वहां पर देना है। उनके प्रश्न को पहले सुने और प्रश्न को इतना अपने दिमाग में तोड़ मरोड़ दें कि उसी से उत्तर निकल करके बाहर आ जाएगा। तो ये चीजों का आपको जो है विशेष ध्यान रखना है। तो आइए आज हम बात करेंगे साक्षात्कार के बारे में कर रहे थे। चीजों को मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको जाना है, ड्रेस कैसे होनी चाहिए, कैसे आपको बात करने का लिहाजा होना चाहिए, कैसे आप बैठेंगे, सारी चीजें आपको कोई भी विरोधाभास, कोई कट्टरता नहीं, बिल्कुल विनम्र नॉर्मल होकर के आपको सारी चीजें बात करनी है। अब मान लीजिए जब आप वहां पर बैठेंगे तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न किया जाएगा कि मान लीजिए आपको पूछा जाएंगे कि आपका नाम क्या है। सबसे पहले आपको ये प्रश्न कर लिया गया, आपका नाम क्या है। मान लीजिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने किया जाएगा, आपका नाम क्या है, अपना नाम बताइए। तो आपने बताया कि मेरा नाम जो है संजय त्रिपाठी है, या मेरा नाम विनोद शुक्ला है, जो भी आप वहां पर नाम अपना बताएंगे। जैसे मेरा नाम विपिन गर्गाचार्य है, मैं अपना नाम बताऊंगा, तो आपने अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है, मान लीजिए आपने कोई भी नाम यहाँ पर अपना बता दिया। ठीक है, अब जैसे ही आप अपना नाम बोलेंगे, ठीक है, उसी नाम से वह आपके सामने दूसरा प्रश्न तुरंत रख देंगे कि आपका नाम मान लीजिए विनोद है, आपका नाम विकास है, आपका नाम मुकेश है, तो इस नाम का अर्थ क्या है, अपने नाम का अर्थ हमें बताइए। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न उनका होगा आपके सामने। तो इसे आप विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप वहां बोलेंगे, जो भी जितना आप बोलेंगे उस चीज की, सारी चीजों की आपको जानकारी वहां पर होनी चाहिए। मान लीजिए आपने अपना नाम बताया तो उसको आपको अर्थ भी बताना है, अपने नाम का अर्थ आपको पता होना चाहिए। आपका जो भी नाम है, अपने नाम का अर्थ, जो भी आपका नाम होगा आप अपने अपने नाम का जो है अर्थ निकाल लेंगे कि आपके नाम का अर्थ क्या होता है, किस वजह से आपका ये नाम
रखा गया और आपको अपने नाम का अर्थ नहीं पता है तो मुझे आप मैसेज करें व्हाट्सएप पर या मुझे कॉल कर लें, अपना नाम बताएं, मैं आपको आपके नाम का अर्थ बता दूंगा कि आपको क्या अर्थ बताना है। ठीक है, अगर आपको नहीं तो सबको पता रहता है कि अपने नाम का अर्थ क्या होता है, नहीं तो आजकल नेट से भी आप निकाल सकते हैं, गूगल से सब कुछ मिल जाता है, तो अपने नाम का अर्थ वहां से आप तैयार कर लेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने मान लीजिए रखा जा सकता है। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आपको नाम पूछा गया, मान लीजिए हो सकता है कि वो है उनके पास तो आपका नाम पहले से ऑलरेडी होता है, फॉर्म होता है उनके पास में, ठीक है, तो मान लीजिए आपको आपका नाम नहीं पूछा जाए, आपको वो बोले कि आपका नाम विनोद है तो विनोद का नाम का अर्थ बताइए, डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है। तो ये नहीं कि जो मैं करा ही रहा हूं वही पूछा जाए, उनको इधर उधर घुमा करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको करना है बिल्कुल तैयार कि आपका नाम क्या है, नाम अपने नाम का अर्थ आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब मान लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने किया जाएगा कि आपके गांव का नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से आए हैं, गांव या शहर का नाम, तो आपके गांव का नाम, शहर भी लिख लीजिए, गांव या शहर का नाम, तो आपके गांव का नाम बताइए, आप कहां से आए हैं। मान लीजिए आपने अपने गांव का नाम बता दिया या आपने कह दिया कि मैं जो है वाराणसी से हूं, मैं काशी में रहता हूं, मैं मथुरा से आया हूं, मैं कानपुर से आया हूं, या किसी अन्यत्र गांव का नाम ले दिया कि मैं यहां से हूं, कोई भी गांव ले लीजिए, ठीक है ना, तो मैं यहां से आया हूं, आपने कोई भी आप अपने गांव का नाम बताएंगे या अपने शहर का नाम बताएंगे, तो वो इसके नाम का भी अर्थ आपसे पूछ सकते हैं कि यह मान लीजिए आप प्रयागराज से आए हैं तो प्रयागराज का अर्थ बताइए, इसका नाम प्रयागराज ही क्यों पड़ा, प्रयागराज के बारे में कुछ बताइए, कानपुर से आए हैं तो कानपुर के बारे में, मथुरा के बारे में कुछ बताइए। तो आपको जैसे प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है, यहाँ सब हाईकोर्ट भी है वहां पर जो है, और यहाँ धर्म क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र, गंगा कालिंद संगम है, तो यह जो है ये प्रयागराज के लिए कहा गया है हमारे शिव पुराण में। तो जहां भी आप रहते हैं अपने स्थान का जो भी गांव है या शहर है उसके नाम का अर्थ और वहां के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि इसका नाम ये कैसे पड़ा और कब से पड़ा या किसने पढ़वाया, तो ये चीजें थोड़ी सी जानकारी आप वहां से जुटा करके और उसे भी इकट्ठा कर लेंगे। देखिए, मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि आप कहां से कौन कहां से मुझे नहीं पता है, अगर आप मुझे बताएंगे भी तो इतने सारे लोगों के लिए ये सारी मैं जानकारी देना बहुत असंभव हो जाएगा। तो मैं चीजें आपको बता रहा हूं कि आप अपने नाम का अर्थ तैयार कर लीजिए, ठीक है, जहां भी आप रहते हैं अपने शहर का, अपने गांव के नाम का अर्थ या उसकी जानकारी या कैसे पड़ा, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी कर लेनी है, अच्छे से उसको तैयार कर लेना है। मान लीजिए अगला प्रश्न आपसे किया जाएगा, आपकी रुचि किस चीज में है, मान लीजिए। देखिए, जब आप वहां इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू से पहले जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर एक आपसे फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म में आपका नाम, एड्रेस, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि, आपकी हॉबीज वगैरह, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आपकी वहां पर भरी जाएंगी। तो उस फॉर्म को बहुत ही सावधानी से आपको भरना है, ये आप बात बिल्कुल ध्यान रखें, वह फॉर्म एकदम सावधानी से भरें, जो भी एक्चुअल चीजें हैं वही भरें। और हॉबीज में तो बहुत बिल्कुल जो आपको अच्छे से आता है, हॉबीज में आपकी जो आदतें हैं उन्हीं को लिखें, बढ़ा चढ़ा करके बिल्कुल भी वहां पर नंबर बनाने के लिए अपनी हॉबीज को, आदतों को नहीं लिखें, क्योंकि शादी के समय आजकल शादियों में बायोडाटा दिया जाता है तो उसमें कुछ भी हॉबी लिख देते हैं कि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, धार्मिक चीजें करना बहुत अच्छा लगता है, सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, लिख तो दिया सेवा करना अच्छा लगता है, पिताजी एक लोटा जल मांग रहे हैं तो वो देने के लिए हम तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए कि दिखाने के लिए, तो आपको दिखावा बिल्कुल वहां नहीं करना है। जो एक्चुअली आपको चीजें आती हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया कि मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, आपने आदत में लिख दिया कि मुझे जो है संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है, और वहां आप गए, उन्होंने देखा कि अच्छा आपकी हॉबीज में लिखा है कि संगीत सुनना आपको अच्छा लगता है, तो आप कौन सा संगीत सुनना पसंद करते हैं बताइए। तो आपने कहेंगे कि साहब मैं पुराने गाने, आप ये तो नहीं कहेंगे कि नए नए यो हनी सिंह मुझे सुनना अच्छा लगता है, ये तो आप वहां नहीं कहेंगे, मुझे पता है, आप यही कहेंगे कि पुराने किशोर कुमार की, लता मंगेशकर की और इनके गाने मुझे बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा किशोर कुमार का कोई गाना सुनाइए, यही आपसे पूछ लिया जाएगा।
अब आपको वहां किशोर कुमार का गाना ही याद नहीं आएगा, पक्की बात है, 101% में आपको बता दे रहा हूं कि आपको वहां किशोर कुमार का गाना ही नहीं याद आएगा, पता लगा आप किसी और का गाना वहां सुना दिए, ठीक है ना। तो या लता मंगेशकर का गाना है और किशोर कुमार के में आप सुनाए जा रहे हैं, या वो आपको गाना दे करके अच्छा ये गाना जो है कौन सी पिक्चर का है बताइए। जब आप गाना सुनते हैं तो ये गाना कौन सी पिक्चर में गाया गया है बताइए, ठीक है। ये गाना किशोर कुमार जी ने कौन सी सन में गाया था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इन चीजों का बड़ा विशेष बात रखें कि जो भी आप ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे आप वहां पर फंस जाएं, क्योंकि जो भी वह आपका देखेंगे उसी से आपको प्रश्न पूछेंगे, अलग से कोई प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है ना। जो हमारे ग्रंथों से प्रश्न बनेंगे ना, जो आपको पूछे जाएंगे, वह तो मैं आगे की वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि जो आपको बिल्कुल एकदम तैयार करनी है। तो आपको अपनी जो रुचि है, आदत है, हॉबी जो उसमें लिखनी है ना, वह वो लिखनी है जो आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल आती हो। कोई भी चीज उसमें इधर उधर नहीं होनी चाहिए कि आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो आपको म्यूजिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या आपको सेवा करना अच्छा लगता है तो आप किस प्रकार की सेवा करते हैं, क्या क्या सेवाएं आपने आज तक करी हैं तो बताइए। तो आपको कुछ वहाँ क्या कहेंगे कि हाँ मैं ये कर, वहां तो आप ऐ करते रह जाएंगे कि मैं क्या कहूँ, ऐ सर ऐ श्रीमान जी, ये करेंगे आप, मुझे पता है। इसलिए आप जो भी वहां दर्शाना चाहते हैं वही दर्शाएं जो आपको अच्छे से आता है। नंबर नहीं बनाने उनके सामने, क्योंकि वही वहां पर बैठे हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि कौन कितने पानी में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अच्छे से वही चीजें आपको उसमें नोट करनी है, वही चीजें आपको दिखनी है। तो अगला प्रश्न रुचि से पूछा जा सकता है कि आपकी रुचि, आपकी आदत, आपकी हॉबीज क्या है बताइए, ठीक है ना। तो मान लीजिए यही पूछ लिया जाए आपकी रुचि किस चीज में है बताइए। आपके मान लीजिए फॉर्म में आपने भर दिया, फॉर्म उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन आपसे पूछ लिया कि आपकी रुचि किस चीज में है बताइए हमको, और आपने कह दिया वहां पर मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, तो आप सुनाइए गाना। या आप ये कहें कि हाँ मैं भजन इत्यादि सुनता हूँ, तो किसके सुनते हो भजन, अनूप जलोटा के, आजकल बहुत सारे सिंगर चल रहे हैं, उनका नाम ले दोगे तो बच भी जाओगे, एक आध दो भजन सबको याद रहते तो सुनाई दोगे, ठीक है। थोड़ा संगीत भी आपको आना चाहिए, थोड़ा सा अगर गुनगुनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपको हारमोनियम बजाना आता है तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट होगा। तो रुचि आपको वैसी रखनी है जो आपको आती हो, ठीक है। यह विशेष बात है, इसको आप मजाक में ना लें, बिल्कुल हल्के में ना लें। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ग्रंथ से जो प्रश्न पूछे गए, ठीक है, हमारे शास्त्रों से हमारे प्रश्न पूछे गए, 10 से 12 प्रश्न हमने बहुत अच्छे निकाल दिए, और बाद में आकर के एक दो प्रश्न में हमने ऐसा कचरा कर दिया कि पूरा साक्षात्कार ही पानी में चला गया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, वहां पर कुछ दिखाना नहीं है, ये गलत मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो अपनी रुचि, अपनी आदत वही लिखें जो है आपको अच्छे तरीके से आती हो या आप करते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए आप धर्म गुरु क्यों बनना चाहते हैं, मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि आप धर्मगुरु ही क्यों बनना चाहते हैं, और भी चीजें हैं आप उनको भी कर सकते हैं। आप क्यों बनना चाहते हैं धर्मगुरु, तो आपको वहां पर ये नहीं बोलना है कि साहब 60-70 हजार रुपए इसकी सैलरी है, अच्छी सैलरी लगी हमको और बढ़िया चकाचक आर्मी की जो है नौकरी मिलेगी, अच्छी जॉब होगी, तो इसलिए हमने जो है फॉर्म भर दिया। तो ऐसा उत्तर आपको वहां पर नहीं देना है कि मैंने सुना था कि बहुत अच्छा जो है बढ़िया एकदम चकाचक नौकरी मिलती है, आनंद की नौकरी है, ना लड़ने जाना है बॉर्डर पे साहब, और मंदिर में ही रहना है। हमारे गांव के 2 लोग लगे हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी अच्छा लगा कि इतनी सैलरी है तो बढ़िया रहेगा, तो मैंने फॉर्म भर दिया। तो ऐसा प्रत्युत्तर आप बिल्कुल मत दे दीजिएगा, नहीं बंटाड़ा वही हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछा जाए कि आप धर्मगुरु क्यों बनना चाहते हैं, तो आपको सैलरी की तो बात बिल्कुल वहां करनी ही नहीं है कि आप सैलरी के लिए जा रहे हैं या किसके लिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको जो कुछ पॉइंट बोलने हैं वह आप समझ लें, और भी बताऊंगा कि आप वहां क्या बोल सकते हैं। तो आपको बोलना है कि श्रीमान जी, सभी मनुष्य, आपका वक्तव्य एकदम सुंदर होना चाहिए, सभी मनुष्य उत्थान व प्रगति
सबसे पहला पॉइंट आप बोलेंगे कि सभी मनुष्य उत्थान व प्रगति की अभिलाषा रखते हैं, इसलिए मैंने भी सोचा कि मेरा भी उत्थान होगा और मेरे जीवन में प्रगति आएगी, तो इसलिए मैंने जो है यह धर्मगुरु बनना चाहा। और धर्मगुरु बनकर के मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी तथा अध्यात्म की स्मृति बनेगी। अगला पॉइंट आपको बोलना है मानवाधिकारों में आस्था रहन सहन के तौर तरीके और काम के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता होती है। धर्म के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। तो ये चीजें आप वहां पर बोल सकते हैं। मान लीजिए आपको पूछा जाए कि आप धर्मगुरु क्यों बनना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि श्रीमान जी, सभी मनुष्य संसार में उत्थान व प्रगति की अभिलाषा रखते हैं, इसलिए मैं भी अपने जीवन में उत्थान और प्रगति की ओर बढ़ने के लिए धर्मगुरु ज्वाइन करना चाहता हूं, और इसमें जाने के बाद मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की मुझे प्राप्ति होगी तथा मेरा जो आध्यात्मिक दृष्टि का कोण है अथवा मेरी आध्यात्मिक जो स्मृति है वह भी बनेगी और आगे बढ़ती रहेगी। मानवाधिकारों में मुझे आस्था होगी, रहन सहन के हमारे तौर तरीके बदलेंगे और काम करने का जो स्तर है वह ऊंचा उठाने में हमको इस धर्मगुरु से सहायता प्राप्त होगी। धर्मगुरु के माध्यम से मेरा मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर जागृत होगी। और इसके बाद भी आपको अगर वो नहीं बोलते हैं चुप रहने के लिए, तो फिर भी आप बोल सकते हैं कि देखिए मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, और ब्राह्मण का कर्म है कि वह पांडित्य कर्म करे, वेदों का पठन पाठन करे और दूसरों को सुनाए और उससे जो है प्रवचन करे। तो धर्मगुरु जो है एक सरकारी जॉब मेरे लिए बहुत ही अच्छा यह वो है कि इसमें जाकर के मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मुझे सैनिकों को प्रवचन करना या मेरा जो कर्म है ब्राह्मण कर्म, उसके द्वारा मुझे यहाँ से अपने जीवन को सारी चीजें मेरे जीवन में बहुत ही अच्छी यहाँ से हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। और मेरा यह धर्म है, इसलिए मैंने ऐसा क्षेत्र अपने लिए चुना कि जिसमें यही चीजें मेरी काम आए और मैं आध्यात्मिक से जीवन पर्यंत जुड़ा रहूं। तो ये चीजें आप वहां पर आपको बोलनी है कि मैं इसलिए धर्मगुरु बनना चाहता हूं। मान लीजिए आपको वह ये भी पूछेंगे कि अभी आप क्या करते हैं,
ठीक है, तो आपको बता देना है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, या अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, तो मैं इसी के लिए कर रहा हूँ। आगे मान लीजिए आप शास्त्री करके गए तो आप आचार्य कहेंगे, मैं आचार्य कर रहा हूँ। आचार्य कर चुके हैं तो साहब मैं वेदों का पठन पाठन कर रहा हूँ, ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, किसी गुरु की शरणागति में हूँ, उपनिषदों का पठन कर रहा हूँ, किसी पुस्तक को जो है मैं अनुवाद कर रहा हूँ संस्कृत से हिंदी में करके, जो है उसे समाज में फैलाने का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। कुछ चीजें ऐसी अगर आप कर रहे हैं अपने जीवन में तो वह आप वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो मान लीजिए आपको वह ये भी पूछ लेंगे कि आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर उसके लिए भी आपको जवाब रखना है, या तो आपको ऐसा बोलना ही नहीं है कि कोई भी अगर आप छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो आपको बोलना नहीं है, आपको बोलना है कि साहब मैं अध्ययन कर रहा हूं और मैं पांडित्य कर्म करता हूं। अगर आप पांडित्य कर्म करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि पांडित्य कर्म के बारे में ही बोलें, लेकिन पांडित्य कर्म के बारे में बोलें तो आपको उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वह आपसे पूछेंगे कि आप जहां रहते हैं वहां पांडित्य कर्म करते हैं तो आप क्या क्या कराते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके क्षेत्र में पांडित्य कर्म में सबसे ज्यादा क्या क्या होता है बताइए, तो आप कहेंगे कि साहब मैं गांव में रहता हूं तो किसी का नामकरण करने जाता हूं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, मूल शांति कराते हैं, या नांदी श्राद्ध कराते हैं, या कुछ भी कराते हैं। ठीक है, ऐसा अगर आपको पूछा जाएगा, पूछ लेंगे, पूछा गया है लोगों को, तो अगर जब आपसे पूछा जाएगा आपने कहा कि सत्यनारायण की कथा कराने हम चले जाते हैं, लोग बुलाते हैं, हवन कराते हैं, तो पूछ लिया जाएगा हवन कैसे कराते हो, नामकरण कैसे कराते हो, सत्यनारायण की कथा कैसे कराते हो, पंचक विधान कैसे होता है, या नांदी श्राद्ध आप कैसे कराते हो। तो ये चीजें भी आपको वहां पर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नौकरी करते हैं और आपने जीसीईआरटी में फॉर्म भर दिया, साक्षात आपका जो फिजिकल निकल गया है और लिखित परीक्षा भी आपने निकाल ली है और पांडित्य कर्म के बारे में आपको जानकारी नहीं है और आपने वहां ये बोल दिया कि मैं पांडित्य कर्म करता हूं, तो आपको पूछ लिया जाएगा, फिर आप वहां पर क्या जवाब देंगे। तो हर चीज के लिए एकदम चारों तरफ से आपकी तैयारी बेहतरीन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप बोलेंगे वहां पर कि पांडित्य कर्म में जो जो आपको आता हो, या तो आप वही बोलें कि सत्यनारायण की कथा ज्यादातर आ जाती है तो हम उसमें चले जाते हैं, या हवन आपको कराना आता है तो हवन की बताइएगा। जो भी चीजें आपको अच्छे से आती हैं वही आपको वहां पर बतानी है। ठीक है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप अलग अलग से कुछ भी बोलेंगे उसी से आपको अगर पूछ लिया गया तो आप क्या जवाब देंगे। अब अगला प्रश्न मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि आप अपने बारे में बताइए, आप अपने बारे में बताइए। यह आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि आप अपने बारे में बताएं, तो आप ये ना कहें कि श्रीमान जी क्या बताऊं, पूछिए। ये प्रश्न आपको वहां पर उनसे नहीं करना है, आप उत्तर देने के लिए गए, आप साक्षात्कार देने गए, साक्षात्कार लेने नहीं गए। तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। वह आपसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, तो आपको जो है शुरू हो जाना है। कहां से शुरू होना है ये समझ लीजिए, मैं नोट कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको बोलना है श्रीमान जी मेरा नाम, यहां पर आपका नाम होना चाहिए, मेरा नाम, उसके बाद पिता का नाम, तो पहले यहां हो गया श्रीमान जी मेरा नाम ये है, मान लीजिए मेरा नाम विपिन गर्गाचार्य है, पिता का नाम श्री भूरेलाल है, तो ऐसे आप बोलेंगे पिता का नाम। फिर यहां पर माता का नाम, ठीक है, अपनी माता जी का नाम यहां आप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका विवाह हो गया है तो पत्नी का नाम बोलेंगे, और विवाह नहीं हुआ है तो पत्नी का नाम आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, और आपके पास आपके बच्चा है, कोई बालक है, तो बच्ची का बताएंगे, नाम बोलने की जरूरत नहीं है कि एक बच्चा है या दो बच्चा है। एक है तो उसकी उम्र भी आप बोलेंगे, और पता अपना पता, जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज के पास किसी गांव में रहते हैं तो गांव और प्लस प्रयागराज। ठीक है, आप वाराणसी के पास रहते हैं तो वाराणसी का जो गांव है, गांव और आपका डिस्ट्रिक्ट, इतना बोलना ही आपका काफी रहेगा, पूरा एड्रेस आपको नहीं बोलना है। और आपको बोलना है सबसे एंड में कि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं या आप परिवार से अलग रहते हैं, लेकिन आप प्रयास करें कि संयुक्त परिवार ही आपको बोलना है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न उठ जाएगा। अगर आपने बोल दिया कि मैं अलग परिवार से रहता हूं तो क्यों रहते हैं,
क्या दिक्कत हो गई, आप परिवार में नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ पर सैनिकों को कैसे समझाएंगे, आप अपने परिवार वालों को ही नहीं समझा पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने एक गलत मैसेज चला जाएगा। तो आप ज्यादा प्रयास करेंगे कि मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ। तो कैसे आपको बोलना है, मान लीजिए आपको पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप बोलेंगे श्रीमान जी मेरा नाम ये है, अपना नाम बोलना है कि मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, माताजी का नाम ये है और मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरे बच्चा है एक या दो मेरे बच्चे हैं। अगर आपका बच्चा एक है तो एक मेरा बच्चा है जो कि 2 साल या 3 साल या 5 साल या 6 महीने का या 1 महीने का, जितना भी आप ऐसा बोलेंगे। एक बच्चा है तो बोलेंगे उसकी उम्र के साथ, और 2 बच्चे हैं तो सिर्फ 2 बच्चा, तो पत्नी का नाम, और 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, और पता अर्थात मान लीजिए मैं प्रयागराज से हूं और अपने गांव का नाम, और पीछे प्रयागराज लगाना है। या मान लीजिए जैसे आपके गांव का नाम कुछ भी, मान लीजिए सहारा, आपके गांव का नाम सहारा है प्रयागराज के पास, तो हम बोलेंगे कि मेरा जो है सहारा प्रयागराज के पास और मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूं। तो ये आपको एक छोटा सा अपना इंफॉर्मेशन, एक आपका इंट्रोडक्शन, परिचय छोटा सा आपको बना लेना है। ये फॉर्म मैंने बना दी है, इसी प्रकार में बस आपका अपना नाम सबका इसमें डाल दीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको जब पूछा जाएगा यहां मत बोल दीजिएगा, मान लीजिए आपको पूछा कि आपका नाम बताइए, तो आप यही ना शुरू हो जाइएगा कि मेरा नाम ये और माताजी का नाम ये, पिताजी का नाम ये और पत्नी का नाम ये, ठीक है। तो आपको जो है यही बोलना है। जब आपको पूछा है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपको यहाँ पर सारी चीजें मेंशन कर देनी है। और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि आप जो भी कार्य करते हो, या आप कोई टीचर हैं, या आप पांडित्य कर्म करते हैं, या आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, या आप किसी चीज का लेखन कार्य कर रहे हैं, तो उसको भी आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। यहाँ पहले बोल सकते हैं कि श्रीमान जी मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, अर्थात किस चीज के लिए कार्यरत हूँ, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बोलना है आपको, एक बार मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, पूरा समझ लीजिए। श्रीमान जी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बोलना नहीं है। पिता का नाम, अपनी माता का नाम, पत्नी का नाम, बच्चा, और मैं यहाँ से हूँ और मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, आपको संयुक्त परिवार ही ज्यादातर बोलना है, चाहे आप अलग रहते हो लेकिन आप संयुक्त परिवार ही बोलें, ठीक है। मैं आपको झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर अलग बोलेंगे तो वहां से एक प्रश्न आपके लिए अलग से बन जाएगा, फिर उसका जवाब आपके पास में कुछ नहीं होगा, आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपको यही बोलना है कि एक संयुक्त परिवार में मैं रहता हूं। तो ये चीजें आपके साक्षात्कार के लिए जो विशेष आज की वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, ड्रेस से लेकर के और आपके परिचय तक हमने सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको क्या क्या वहां पर पूछा जाएगा। अब अगली वीडियो में साक्षात्कार के साथ में हमारे धर्म ग्रंथों से क्या क्या पूछा जाएगा उनको मैं नोट कराऊंगा। सब कुछ मैं कोर्स के अंदर आपको करा चुका हूं, लेकिन आपको कहां से कैसे पूछा जाएगा वह मैं आपको वीडियो के माध्यम से अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने साक्षात्कार की तैयारी को करते रहें और इस वीडियो से सारी चीजें नोट कर लें और उन्हें अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लें और उसके साक्षात्कार के लिए अपनी तैयारी को करते रहें। जिनके भी नंबर 30 से भी कम है वो भी अपने साक्षात्कार की तैयारी को करें। ऐसा ना सोचें कि साक्षात्कार में आपको नहीं बुलाया जाएगा, सभी को बुलाया जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और जुड़े रहें इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।